अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुलाकात की है। ईरान पर फौरी हमले पर इत्तेफाक नहीं हुआ। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने पर बात हुई है। अब ये देखा जाएगा कि मुआहिदा तय पा सकता है या नहीं। और बज़ाहिर ऐसा लगता है, जैसा हमने आपको मुसलसल हम बताते भी हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जब भी अमेरिका जाते हैं तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनके इन्फ्लुएंस में नज़र आते हैं। वो आप ये समझ लें कि एक उनका अथॉरिटेटिव लहजा होता है और वो कोशिश यही करते हैं कि भाई किसी तरीके से भी अमेरिका को इन्वॉल्व करके अपने मकासद में वो कामयाब हो जाए। मशरिक़ वस्ता के हवाले से हमने ये देखा है कि बड़े बड़े जो फैसले किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें हमने ये देखा कि इसराइल का इन्फ्लुएंस नज़र आया। इसके साथ साथ ईरान के हवाले से जो पॉलिसी है उसमें भी हम ये देखते हैं कि नेतन्याहू की कोशिश यही होती है कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को राज़ी किया जाए। और बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जब भी वो वहाँ पर जाते हैं तो हमने ये देखा है कि मशरिक़ वस्ता के हवाले से सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है। लेकिन कम अज़ कम अच्छी बात यह है कि फातिमा इस दफ़ा अभी तक स्टिल आज जो हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं कोई ऐसी चीज़ देखने में नहीं आई। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये भी है फवाद कि इसराइल जो है वो बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में मुआहिदा भी उनका हुआ, उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची जो हैं उन्होंने कहा है कि मुनसिफ़ाना और मुतवाज़न मुआहिदा हो तो जौहरी प्रोग्राम पर डील मुमकिन है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का हर कीमत पर दिफा करेंगे, अपने हुकूक और वकार पर कोई समझौता नहीं होगा। तो उन्होंने भी ये वाज़ेह कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी ईरान ने अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है कि भाई अपने हुकूक के ऊपर कोई हम समझौता नहीं करेंगे। और अगर बातचीत के ज़रिए ही मसाइल हल होने हैं तो बातचीत दो तरफ़ा होनी चाहिए। अच्छी बात है कि बातचीत हो और बातचीत के ज़रिए ही जंगों के मसाइल हल होते हैं। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। तो बांग्लादेश में आवाम की अदालत लग गई है जनाब। आम इंतखाबात के लिए पोलिंग शुरू हो गई है, पोलिंग जारी है। पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की लंबी लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं। नौजवान बड़ी तादाद में वोट डालने पहुंच गए हैं। सिक्योरिटी के लिए आर्मी और पुलिस के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। भारत नवाज शेख हसीना वाजिद के धड़न तख्ते के बाद पहले इंतखाबात ये होने जा रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद वोटर्स फैसला करेंगे। 52 जमातें हैं और 1981 उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। इन इंतखाबात में BNP का 9 जमाती और जमात इस्लामी के 11 पार्टी इत्तेहाद के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। शेख हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा और तख्ता उलटने वाले तालिब इल्मों की जमात NPC भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद का हिस्सा है। जेन ज़ी आज़ादाना इलेक्शन में अपनी पसंद की हुकूमत मुंतखब करने के लिए पुरजोश हैं। दिल्ली नहीं ढाका के नारों की गूंज में इंतखाबी मुहिम चलाई गई है। क्या गहमा गहमी है, लोग कितनी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, आज दिन भर हम आपको इससे मुताल्लिक़ आगाह करते रहेंगे। तो 299 इंतखाबी हलक़े हैं और आज इंतखाबात हो रहे हैं। बांग्लादेश में तकरीबन 2000 के करीब उम्मीदवार मैदान में हैं। 52 जमातों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। 12 करोड़ 76 लाख से ज़ायद वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत साजी के लिए नाज़रीन 191 नशिस्तें दरकार हैं। नौजवान वोटर्स की तादाद तकरीबन जिनको ये कहा जा रहा है कि जेन ज़ी वो इन इंतखाबात में पांसा पलट सकते हैं, उनकी तादाद तकरीबन 25% है। थोड़ा सा टर्न आउट की मैं बात कर लेता हूँ, फिर अपने गेस्ट के ऊपर भी जाएंगे। 1973 में टर्न आउट 54% रहा था, अवामी लीग कामयाब हुई थी। 1979 में टर्न आउट 51% रहा था, BNP कामयाब हुई थी। 1985 में टर्न आउट 61% रहा था और 1988 में 52% रहा था। 1991 में 55% टर्न आउट रहा था। 1996 के इंतखाबात में 75% टर्न आउट देखने में आया था। 2001 में 74%, जबकि 2008 के जो इंतखाबात हुए थे आखिरी इंतखाबात, उसमें 87% टर्न आउट रहा था। तो खालिद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ जमील अहमद साबिक़ सफारतकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दोनों को शामिल गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों हजरात का बेहद शुक्रिया, आज थ्रू आउट द ट्रांसमिशन आप हमारे साथ मौजूद होंगे तो मुख्तलिफ पहलुओं पर हम आप लोगों से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि खालिद अजीम साहब आप गुफ्तगू का आगाज़ करें कि इंतखाबात बांग्लादेश में एक तवील अरसे बाद होने जा रहे हैं। जिस तरह मैंने भी टर्न आउट भी बताया खालिद साहब कि जो आखिरी इंतखाबात हुए थे उसमें तकरीबन टर्न आउट जो था वो 87% था। तो इन इंतखाबात को लेकर क्या फ़ैसला आपका क्या फ़ैसला है, आप क्या देखते हैं, क्या समझते हैं कि जनरेशन Z का बड़ा अहम किरदार होगा इन इंतखाबात में, उनका वोट बहुत अहमियत का हामिल होगा। और हमने ये देखा है कि तलबा की जानिब से तहरीक चलाई गई और एक तवील इक़्तिदार का ख़ात्मा हुआ शेख हसीना वाजिद के। तो किस तरह से आप देख रहे हैं मजमूई तौर पर बांग्लादेश के इलेक्शन को और साथ साथ में तलबा के किरदार को?
بہت شکریہ فواد. پہلے تو ایک چھوٹی سی تصحیح میرے خیال میں جو ہو جانی چاہیے, جی بالکل, وہ یہ ہے کہ 1991 کے انتخابات جو ہیں وہ 2 مرتبہ ہوئے تھے. اچھا, پہلے جو فروری میں انتخابات تھے جس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا تھا, اس کا ٹرن لویسٹ ہے وہ 21% تھا. لیکن وہ جو حکومت بنی تھی خالدہ ضیاء صاحبہ کی, وہ صرف 12 دن چلی, اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ایک عبوری حکومت کے حوالے کرنا پڑا یہ سارے کا سارا سیٹ اپ, جس نے دوبارہ پھر جون میں انتخابات کروائے, اور نتیجتاً عوامی لیگ جو ہے اس کی شیخ حسینہ واجد جو ہیں وزیر اعظم بنی تھی. اب جو آپ نے جوش و خروش کی بات کی اور گزشتہ جو الیکشنز ہیں ان کے ہائیسٹ ٹرن آؤٹ کی بات کی آپ نے 87%, اور جنریشن زی چونکہ سب محرک ہے اس سارے نئے سیٹ اپ کا, اور انہی کی یہ جدوجہد تھی جس کی وجہ سے حسینہ واجد جو ہیں وہ بہت پاپولیرٹی کلیم کرنے کے باوجود ان کو وہ وہاں رزسٹ نہیں کر سکیں, وہ ملک چھوڑ کے بھاگیں, اور اس حالت میں کہ وہ گزشتہ 15 سال سے بلا شرکت غیرے طویل ترین عرصہ ہے کسی بھی حکمران کا وہاں پہ جو انہوں نے گزارا بطور وزیر اعظم, لیکن ان کی جو سٹینڈنگ تھی وہ اتنی تھی کہ وہ جو طلبہ کا بیسیکلی تو وہ ایک کوٹا سسٹم کے خلاف وہ شروع ہوئے تھے, لیکن اصل میں اس کے بعد اس میں دیگر ایشوز, بے روزگاری, کرپشن, یہ ساری چیزیں شامل ہو گئیں, اور اس کے نتیجے میں وہ ایک بڑی متحرک قسم کی ایک تحریک سامنے آئی تھی, اور اس قدر اس کا زور تھا کہ حسینہ واجد جو ہیں وہ ان کو ملک کے اندر ٹھہرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا تھا. تو اب اس وقت صحیح بات یہی ہے کہ وہ جنریشن زی جو ہے وہ بڑا اس کا رول ہے, اور وہ اس وقت لوگوں کو موبلائز کرنے میں, اور ایک فگر جو ہے وہ آپ جو 25% کا بتا رہے تھے, ایک سروے کے مطابق جو 18 سال سے 37 سال کی عمر کے ووٹر ہیں ان کا جو اس میں ریشو بنتا ہے وہ 44% کے قریب ہے. اچھا, اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا اس وقت مین رول ہوگا, اور پھر متحرک بھی یہی ہے, اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب جہاں کہیں پہ بھی وہ جو نوجوان ہیں وہ زیادہ کسی بھی ملک کے اندر وہ زیادہ فعال کردار ادا کرتے ہیں, اور بزرگ جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کسی سال ہو جائیں. تو اس وقت جنہوں نے یہ سارا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کی وجہ سے یہ سارا کھیل بنا ہے وہ خاصے متحرک ہیں, اور اس وقت وہ ایک انہوں نے اپنی پارٹی بھی بنا لی اور ایک کولیشن کا وہ حصہ بھی ہیں. اب وہ کتنے ایفیکٹو ہو سکتے ہیں, کتنا اس کو مدد دے سکتے ہیں, یہ تو خیر رزلٹ بیلٹ باکس جو ہے وہی بتائے گا, لیکن فیکٹ یہی ہے, اور آپ کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آج کا یہ جو مومنٹم ہے وہ اس جنریشن زی ہی کی وجہ سے ہے, اور وہ اس میں لوگوں کو انہوں نے اس بات پہ کنونس کیا ہوا ہے کہ وہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں, اور ان کا جو نعرہ ہے وہ بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک پاپولیرٹی گین کیے ہوئے ہے کہ دلی نہیں ڈھاکہ. یعنی ہمیں اپنا جو اپنی شناخت ہے اور اپنے جو لوگ ہیں ان کے ماتحت چلنا ہے, ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہیں, اور دلی جو ہمارے فیصلے کرتا تھا ہماری سابقہ حکومت کے ذریعے سے, اب اس قسم کا کوئی معاملہ موجود نہیں. بالکل ٹھیک ہے خالد صاحب, میں آتا ہوں, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ, اور جو سروے بھی آپ نے بتایا کہ 18 سے 37 سال کے عمر کے جو لوگ ہیں جو ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 44% بنتی ہے. تو جمیل احمد صاحب سابق سفارتکار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ان کا رول کتنا اہم ہوگا؟ خالد صاحب نے بھی روشنی ڈالی کہ یہ لوگ بہت بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں, اور بڑا ایک زبردست خالد صاحب نے بیک گراؤنڈر بھی ہمیں دیا کہ کیسے یہ موومنٹ شروع ہوئی. کوٹا سسٹم کے خلاف یہ اسٹوڈنٹس باہر نکلے تھے, لیکن پھر ہم نے اس کو دیکھا کہ یہ تحریک کامیاب ہوئی. نہ صرف کامیاب ہوئی بلکہ ایک طویل اقتدار کا خاتمہ بھی ہوا شیخ حسینہ واجد کا, جو طویل 15 سال سے وہ اقتدار میں بیٹھی ہوئی تھیں. تو 15 سال بعد یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. یہ پوری سوچ کا آپ نہیں سمجھتے کہ احتساب ہے جو 15 برس تک ریاست, سیاست اور عوام کے درمیان حائل رہی؟ یہ جو 15 سال کا ظلم اور تعدی رہی وہاں, اس میں ایک لابا پکتا رہا, اور وہ کوٹا سسٹم تو بعد میں کورٹ نے بحال بھی کر دیا تھا, لیکن جب وہ مومنٹم نوجوانان جو ہیں بنگلہ دیش کے جب وہ زور پکڑ گئی تو باقی جو 15 سال ظلم اور ستم ہوتا رہا وہ بھی پھر ان کے ذہنوں کو انہوں نے تازہ کر دیا, اور پھر اس مومنٹم کو انہوں نے چھوڑا نہیں, باوجود اس کے کہ پریشر میں آ کے حسینہ واجد نے اسے
कोर्ट को जो भी उनके प्रोसिक्यूशन साइड ने, डिफेंडेंट साइड ने जो भी कहा होगा, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया था और उसकी वजह से और फिर बहुत वो पार्टी करती रही। लेकिन ये दुरुस्त है कि दुनिया का ये पहला ग्लोबल जो इलेक्शन है जिसमें कि जेन जी के न सिर्फ मुतहर्रिक है जेन जी की वजह से, यानी ये जनरेशन जो ये नौजवान हैं वहाँ के बांग्लादेश के, उनकी वजह से ये सारा पूरा आप जो इस वक्त मंजरनामा देख रहे हैं वो तब्दील हुआ। और तब्दील भी ऐसा हुआ कि 1000 वहाँ नौजवान ने बांग्लादेश ने कुर्बानियां दी उसकी, और जिस तरीके से उन पर जुल्म किया गया, जिस तरीके से सीधी सीधी गोलियां मार के उनको, और इस पे ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट्स है, इस पे मुख्तलिफ ममालिक के सफरा ने जब रिपोर्ट अपने अपने मुल्क में भेजी तो यूरोपियन कंट्रीज के 1 दर्जन ने इस पर आवाज उठाई। जमील साहब मैं यही नुक्ता आपसे मैं यही पूछना चाहूँगा कि एक आमिराना सोच में और एक जमहूरी सोच में कितना बड़ा फ़र्क है कि देखें, एक आमिराना सोच ही इस चीज़ का फैसला कर सकती है ना, इस चीज़ का हुक्म दे सकती है कि जी मेरे ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठे तो आप उसके ऊपर गोली मार दो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही सोच जो थी वो शेख हसीना वाजिद को ले डूबी। कितना फ़र्क था एक उनकी जो गो के है तो वो जमहूरी जमात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इक़्तिदार उनके पास